दोस्तों, इस बात पर बिलीव करना बहुत मुश्किल हो सकता है कि कुछ वर्ष पहले घुटने पर लगने वाली मामूली सी खरोच भी मौत का कारण बन जाती थी। तब डॉक्टर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के लैब से अचानक 1928 में पेनिसिलिन नाम का एक एंटीबायोटिक का जन्म हुआ। इसके बाद से एंटीबायोटिक की मदद से ह्यूमन लाइफ स्पैन लगभग 23 साल तक आगे बढ़ गया। आज एंटीबायोटिक सबसे महत्वपूर्ण और सबसे अधिक प्रिस्क्राइब की जाने वाली मेडिसिन में से एक है। बैक्टीरिया के कारण होने वाली साधारण से लेकर गंभीर बीमारियों और इन्फेक्शन के इलाज में एंटीबायोटिक का इस्तेमाल किया जाता है। एंटीबायोटिक को एंटीबैक्टीरियल के रूप में भी जाना जाता है। लेकिन कभी मिराक्युलस मानी गई एंटीबायोटिक्स आज इग्नोरेंस के कारण एक बड़ा खतरा बन चुका है, और अगर इस खतरे पर जल्द ही रोक न लगाई गई तो दुनिया एक बार फिर से मेडिसिन के फील्ड में डार्क एज की ओर चली जाएगी। एंटीबायोटिक का अधिक यूज होने की वजह से एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस की प्रॉब्लम पैदा हो गई है, और इसी के प्रति अवेयरनेस फैलाने के मकसद से WHO की तरफ से हर साल 18 से 24 नवंबर के बीच वर्ल्ड एंटीबायोटिक अवेयरनेस वीक मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 2015 में हुई थी, जिसका थीम था एंटीबायोटिक संभल कर इस्तेमाल करें। तो आखिर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस क्या है और ये कैसे डेवलप होता है, चलिए जानते हैं आज के वीडियो में। दोस्तों, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस को जानने से पहले जानते हैं कि एंटीबायोटिक क्या होती है। दोस्तों, एंटीबायोटिक बैक्टीरिया के खिलाफ एक एक्टिव प्रोफिलैक्टिक सब्सटेंस है। यह बैक्टीरियल इन्फेक्शन से लड़ने के लिए सबसे महत्वपूर्ण प्रकार का एंटीबैक्टीरियल एजेंट है, जो या तो बैक्टीरिया को मार देता है या फिर हमारे सेल्स में बैक्टीरिया के ग्रोथ को रोक देता है। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस उस कंडीशन को कहते हैं जब बैक्टीरिया उन दवाइयों के प्रति अडेप्ट हो जाते हैं जो उन्हें मारने के लिए बनाई गई है। इसका मतलब है कि बैक्टीरिया मरते नहीं हैं और लगातार बढ़ते जाते हैं। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट बैक्टीरिया के कारण होने वाले इन्फेक्शन का इलाज करना कभी कभी काफी मुश्किल हो जाता है, और कई बार तो इसका इलाज करना भी असंभव होने लगता है। ज्यादातर मामलों में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के पेशेंट को मेडिकल फैसिलिटीज का सहारा लेना पड़ता है और बार बार फॉलोअप के लिए डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। दोस्तों, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का यह मतलब नहीं है कि बॉडी एंटीबायोटिक के खिलाफ रेजिस्टेंस हो गई है, बल्कि इसका मतलब यह है कि बैक्टीरिया उन एंटीबायोटिक के प्रति रेजिस्टेंट हो गए हैं जो उन्हें मारने के लिए बनाई गई थी। WHO की माने तो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस तब होता है जब बैक्टीरिया उन्हें मारने के लिए बनाई गई दवाइयों की तरफ अपनी प्रतिक्रिया को बदल देता है। लिहाजा दुनिया भर में जिस तरह से एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब और इस्तेमाल की जा रही है, उसे तुरंत बदलाव करने की जरूरत है, क्योंकि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस की प्रॉब्लम दुनिया भर में बेहद खतरनाक लेवल पर पहुंच गई है। न्यूमोनिया, टीबी, ब्लड पॉइजनिंग और ऐसे ही कई बीमारियों का इलाज बेहद मुश्किल और असंभव होता जा रहा है, क्योंकि एंटीबायोटिक कम असरदार होती जा रही है। दोस्तों, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस की तरह ही एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस भी होता है। इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे कि बैक्टीरिया, पैरासाइट्स, वायरस और फंगी एंटीमाइक्रोबियल ड्रग्स के संपर्क में आने से चेंज हो जाते हैं। ये एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस डेवलप कर लेते हैं। इन्हें सुपर बग्स कहा जाता है। इसका रिजल्ट यह होता है कि दवाइयां इन्फेक्शन पर असर नहीं करती, जिससे दूसरों को भी इन्फेक्शन फैलने का खतरा बढ़ जाता है। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस की प्रॉब्लम किसी भी व्यक्ति, हेल्थ केयर प्रोफेशनल या एग्रीकल्चर इंडस्ट्री से जुड़े लोगों को जीवन में किसी भी स्टेज पर हो सकती है। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट बैक्टीरिया से होने वाला इन्फेक्शन आपकी पूरी बॉडी को अफेक्ट कर सकता है। ये बहुत सारे सिम्टम्स का कारण बन सकते हैं, लेकिन सिर्फ कुछ सिम्टम्स को देखकर यह नहीं कहा जा सकता कि इन्फेक्शन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट बैक्टीरिया के कारण हुआ है। इसका सबसे कॉमन सिम्टम पेशेंट पर दवा का असर नहीं होना है। साथ ही ट्रीटमेंट में स्टैंडर्ड एंटीबायोटिक्स का उपयोग करने पर भी पेशेंट का ठीक न होना भी इसका लक्षण है। इसीलिए यह दुनिया का सबसे खतरनाक और अर्जेंट पब्लिक हेल्थ से जुड़ी समस्या है। आइए अब ये जानते हैं कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस कैसे डेवलप होता है। दोस्तों, अक्सर आपने भी सुना होगा कि आपको एंटीबायोटिक का कोर्स पूरा करना चाहिए, और इसकी एक बड़ी वजह भी है। दरअसल किसी भी अन्य माइक्रो ऑर्गेनिज्म की तरह ही बैक्टीरिया भी फेवरेबल कंडीशन में तेजी से ग्रो करते हैं। रिप्रोडक्शन के दौरान बैक्टीरिया के डीएनए में कई बार म्यूटेशन होता है। इनमें से कुछ म्यूटेशन नॉन इफेक्टिव होता है, जबकि कुछ फेटल होते हैं जो बैक्टीरिया में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस को डेवलप करता है, जो इनको मारने या इनकी ग्रोथ को कम करने के लिए ली जाती है। ये म्यूटेटेड बैक्टीरिया आगे और रिप्रोडक्शन करते हैं और इन्फेक्शन का एक ऐसा नया रूप पैदा करते हैं जिसका इलाज पहले इस्तेमाल की हुई एंटीबायोटिक द्वारा मुमकिन नहीं होता। दूसरे शब्दों में कहें तो ये बैक्टीरिया उस एंटीबायोटिक के लिए अपनी रेजिस्टेंस पावर को डेवलप कर चुके होते हैं। ऐसे बैक्टीरिया न सिर्फ खुद से विकसित होने वाले नए बैक्टीरिया को ये डीएनए पास करते हैं, बल्कि अपने डीएनए के कुछ हिस्से को नेबरिंग बैक्टीरिया को भी ट्रांसफर कर देते हैं। यही वजह है कि बैक्टीरिया को खत्म करने के लिए अक्सर एंटीबायोटिक्स की हाई डोज देने की सलाह दी जाती है, और साथ ही पेशेंट को भी इसका पूरा कोर्स करने को कहा जाता है। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस वाला अगर एक भी बैक्टीरिया जीवित रह जाता है तो वो पेशेंट के शरीर में रिप्रोडक्शन के जरिए अपनी नंबर को बढ़ा लेते हैं और उसे अधिक बीमार करने में सक्षम हो जाते हैं। दोस्तों, बैक्टीरिया में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बढ़ने के पीछे 3 बड़ी वजह हो सकती है। पहला है एंटीबायोटिक का मिसयूज, यानी बीमारी इस बैक्टीरिया की वजह से हुई ही ना हो और फिर भी दवा दे दी गई हो। दूसरा, इसका एक्सेसिव यूज, यानी कि बहुत हल्के इन्फेक्शन में या फिर इलाज में इसकी जरूरत ना होने पर भी एंटीबायोटिक का दे देना है। और तीसरी वजह है कम डोज लेना, यानी कि इन्फेक्शन होने पर एंटीबायोटिक की हल्की या कम डोज लेना।
दोस्तों, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट एंटीबायोटिक्स का मिसयूज और ओवरडोज लेने से बढ़ता है। इसके साथ ही अगर इसकी प्रिवेंशन और कंट्रोल ठीक से ना किया जाए तो इसकी संभावना और बढ़ जाती है। इसकी प्रिवेंशन के लिए WHO ने कई गाइडलाइंस जारी की है जिसमें इस प्रॉब्लम से निपटने के उपाय हैं। इसमें कुछ खास बातें ध्यान रखनी होंगी, जैसे कि WHO के मुताबिक छोटे छोटे इन्फेक्शन के लिए एंटीबायोटिक लेना बंद करना होगा। गला खराब हो, नाक बह रही हो, वायरल इन्फेक्शन हुआ हो या हल्का बुखार हो, इन सब के लिए एंटीबायोटिक ना लें। डॉक्टर से संपर्क करें और कुछ और उपाय पूछें। दूसरा, किसी भी बीमारी के लिए खुद दवा ना लें, चाहे वो सिरदर्द ही क्यों ना हो। अगर आमतौर पर सिरदर्द रहता है तो डॉक्टर से सलाह लें और पूछे कि क्या दवा लेना सही होगा। तीसरा, भले ही बीमारी सही लग रही हो लेकिन जितना डॉक्टर ने बताया उतना ही दवा लें। फीवर 3 दिन में चला गया लेकिन डॉक्टर ने 5 दिन की दवा लिखी हो तो 5 दिन का कोर्स पूरा करें। चौथा, अगर एंटीबायोटिक बच गई हो तो उन्हें दोबारा इस्तेमाल ना करें। एक बार डोज पूरा होने के बाद दवाओं को फेंक दें। पांचवा, हाइजीन से जुड़ी सभी आदतों का ध्यान रखें। बीमार लोगों के पास ज्यादा ना जाएं, हाथ धोएं और खाना बनाते समय हाइजीन पर ध्यान रखें। छठा, अपने डॉक्टर या किसी केमिस्ट को दवा लेने के लिए फोर्स ना करें, वो अपने हिसाब से बेहतर दवा देगा। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि अगर इस तरह मेडिसिन को लेकर ध्यान नहीं दिया गया तो आने वाले समय में खतरनाक बीमारियों का इलाज बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसमें ऑर्गन ट्रांसप्लांट, कीमोथेरेपी और यहाँ तक कि छोटी बड़ी सर्जरी में भी प्रॉब्लम हो सकती है। एंटीबायोटिक के लगातार बढ़ रहे इस अंधाधुंध उपयोग से फैल रहे खतरे से बचाव के लिए नीतिगत उपायों की ओर रुख करने की आवश्यकता है। इसके लिए शुरुआत में इन दवाओं को ओवर द काउंटर बिक्री पर रोक लगाना जरूरी है। यहाँ इस बात को भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए कि हेल्थ सर्विस की बढ़ती कॉस्ट और अवेयरनेस की कमी के मद्देनजर भारतीय बिना डॉक्टर के कंसल्ट के खुद से ही एंटीबायोटिक खरीद कर इसका गलत मात्रा में सेवन कर रहे हैं। दोस्तों, एंटीबायोटिक मेडिसिन के मिसयूज और ओवर यूज पर रोक लगाने की आवश्यकता है, क्योंकि अगर ये ऐसे ही जारी रहा तो भारतीयों को जल्द ही एक ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ेगा जहां मौजूदा एंटीबायोटिक्स उन्हें बैक्टीरियल इन्फेक्शन से बचाने में असक्षम रहेंगी। बेशक ये स्थिति आने वाले समय में एक त्रासदी बन सकती है। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि अब आप एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के बारे में समझ गए होंगे। इससे बचने के लिए आपको वीडियो में बताई गई बातों को फॉलो करना चाहिए। अधिक जानकारी के लिए आप अपने डॉक्टर से संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को शेयर और लाइक करना ना भूलें और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें।